ये कहानी बीपी मंडल से शुरू हुई थी और आज ये रामफल मंडल तक पहुंच गई। बीपी मंडल बिहार के एक संपन्न यादव जमींदार परिवार से थे, जबकि रामफल मंडल पिछड़ों में भी पिछड़ी धानुक जाति से ताल्लुक रखते थे। बिहार का जाति कोड डिकोड करने के लिए आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पटना भेजा गया। आगे चुनाव अगर जाति पर हो गए, आगे अगर जाति के नाम पर ही वोट पड़ने लगे, तो भी बीजेपी के पास एक विनिंग फॉर्मूला है। पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा 63% के इस कॉम्बिनेशन में कितना दम है और किस पार्टी का चांस कितना है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी भी अब जाति पूछेगी? क्या जाति के हिसाब से ही सारे फैसले होंगे? क्या जाति की आबादी देखकर हिस्सेदारी तय होगी? मोदी को घेरने के लिए मोदी के विरोधियों ने जाति का जो हथियार बनाया था, मोदी ने अब उसी हथियार से पलटवार शुरू किया है। दिल्ली में वही प्रधानमंत्री, राज्यों में वही मुख्यमंत्री, केंद्र और प्रदेश में लगभग वही सारे मंत्री। कई लोगों को लगता होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या बदला, तो बहुत गौर से देखिए। इससे आपको सही अंदाजा मिलेगा कि सियासत में क्या क्या बदल रहा है। बिहार में 2.25% से भी कम आबादी वाले धानुक समाज को खुश करने के लिए ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यंत पिछड़ा समाज से आने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पटना भेजा। मंडल की शहादत दिवस को बीजेपी हर साल मनाती है, लेकिन पहली बार ये कार्यक्रम इतने ग्रैंड लेवल पर हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में खुलकर धानुक समाज का नाम लिया। और ये धानुक समाज के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीधा सरल सच्चा मेहनत की खाने वाला, लेकिन अगर देश की आन बान शान पे कोई उंगली उठाए तो प्राण दे के भी उसका बदला लेने वाला ये समाज है। मैं इसको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश में भी धानुक समाज के कई भाई बहन रहते हैं और मैं तो उनका मामू ही हूं ना। धानुक समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है, इसलिए समाज की गंगा को मैं फिर प्रणाम करता हूं। और फिर कुर्मी और कोयरी आगे आ जाते हैं। इसके बाद केवट, मल्लाह और निषाद भी आगे आने लगे। बीजेपी अब इस जाति गणना को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। बीजेपी उन जातियों तक जा रही है जिनको लालू यादव ने कभी पंचफोरना जातियां कहा था। इन्हीं जातियों में से एक है धानुक। बिहार की जातिगत गणना के हिसाब से बिहार में धानुक जाति की आबादी 2.14% है। जातियों की गिनती हुई तो बिहार में इनकी संख्या 27,96,605 निकली। धानुक समाज बिहार के 7 लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक स्थिति में है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर, बेगूसराय के अलावा खगड़िया संसदीय सीट पर धानुक समाज की आबादी 1.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 60-65 विधानसभा क्षेत्रों में धानुकों की अच्छी खासी संख्या है और 10 विधानसभा क्षेत्रों में धानुक ही जीत और हार तय करते हैं। इतनी बड़ी संख्या होने पर भी साल भर पहले तक बिहार में धानुक जाति का कोई मंत्री नहीं था। लोकसभा या राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से धानुक जाति का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आज नीतीश सरकार में धानुक जाति का मंत्री भी है। बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता को बीजेपी ने अपने कोटे से मंत्री बनवाया है। धानुक समाज के ही शंभू शरण पटेल को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। आज देश में आपने देखा कोई वर्ग नहीं है जिसकी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर रही। और बिहार भी ऐसा राज्य है साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक वर्ग की चिंता किया। जरूर ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है साथियों, सबको अपने साथ लाने का प्रयास किया। और इस बार आपने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी साथियों, इस देश में आजादी के 70 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा यदि ओबीसी का कोई मंत्री बना
तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बना साथ। यदि आगे उसको और काम बढ़ाना है उसको भी देखेंगे हम लोग, लेकिन रामफल मंडल जी को हर हालत में आगे हमारे शहीद के रूप में माना जाएगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है साथियों। बात अकेले धानुक समाज की नहीं है, बात है नंबर की। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, ये थ्योरी राहुल गांधी दे रहे थे। इस पर प्रैक्टिकल नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। पिछड़ा 27% और अत्यंत पिछड़ा 36%, दोनों को मिला दे तो 63%। ये बिहार की जातीय जनगणना का आंकड़ा है। पिछड़ा से ज्यादा अत्यंत पिछड़ा, इसलिए हक भी अत्यंत पिछड़ा को ज्यादा मिलना चाहिए। दूसरे किसी भी राज्य में इस तरह का आंकड़ा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में 2, 4, 5 जातियां ही आगे बढ़ी है। ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा पिछड़ों में भी पिछड़ा है। बिहार ने उसे एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट यानी ईबीसी की कैटेगरी में रखा है। झारखंड ने भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों की पहचान की है। अन्य राज्य भी इसी लाइन पर बढ़ रहे हैं। बीजेपी ओबीसी और ईबीसी की सभी जातियों को रिप्रेजेंटेशन देने की दिशा में फॉरवर्ड प्लान बनाकर चल रही है। ये बाकी पार्टियां बात करती हैं, हमारे विरोधी दल, पिछड़े वर्ग का सम्मान कौन ने किया? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पिछड़े वर्ग को अगर सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। हमारे जैसे पिछड़े, अति पिछड़े जितने भी भाई बहन थे, आपको पता है नीट जैसे एग्जाम में भी 27% आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। केंद्रीय विद्यालय हो, बाकी अन्य संस्थान हो, वहां पिछड़े बच्चे भी पढ़े, इसके लिए प्रावधान करने वाले थे तो नरेंद्र मोदी जी थे। बाकी लोग केवल बात करते गए। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने कभी लागू नहीं होने दिया हिंदुस्तान की धरती पर। अगर उसके प्रावधानों को ढंग से लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। ईबीसी क्लास वाले धानुक जाति के प्रोग्राम में शिवराज सिंह चौहान इसलिए भेजे गए क्योंकि पिछड़ा समाज शिवराज सिंह चौहान में अपनापन देखता है। वो खुद भी अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं। पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए शिवराज चौहान जी। कृषि मंत्रालय में 360 जो पद, एकल पद पर आरक्षण पर जो आपने डाका डाला है, उसमें अति पिछड़ा का हक था कि नहीं, SC ST का हक था कि नहीं? आप चोर दरवाजे से जो डकैती करवा रहे हैं आरक्षण का, इस पर भी तो बोलना चाहिए। बीजेपी का संगठन अलग लेवल पर काम कर रहा है, मोदी अलग लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं। इसी प्लानिंग के तहत शिवराज सिंह चौहान बिहार से पहले झारखंड भेजे गए। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी भी हैं। वहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ये महज संयोग नहीं है कि जिस दिन शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे, उसी दिन हेमंत सोरेन सरकार ने रांची में कटीले तार की बाड़ लगा दी। रांची के मोहराबादी मैदान पर बीजेपी की युवा आक्रोश रैली होने वाली थी। उससे पहले यहां सड़क पर बैरिकेडिंग को कटीली तारों से घेर दिया गया और तब रैली के लिए बीजेपी के युवा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए तो उन पर रांची पुलिस का कहर टूट पड़ा। लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस की गोली, पुलिस जितना कर सकती थी उसने सब कुछ ट्राई कर लिया। तो वो क्या मांग रहे थे? वो यही कह रहे थे कि तुमने वादा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5,000 से लेकर 7,000 रुपया तक कुछ दिया नहीं। और इसलिए झारखंड के कार्यकर्ता न्याय मांगने आए थे। कल से आतंक का नंगा नाच हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। पहले जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं और युवाओं को रोका गया, बसें रोकी गई, कटीले तार लगा दिए गए, बंद किया गया, पकड़ा गया,
लेकिन इसके बाद भी जब कार्यकर्ता झुके नहीं, आगे बढ़े, तो डरी हुई सरकार ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया है। मैं हेमंत सोरेन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर और झारखंड के युवाओं पर उन्होंने जो लाठियां बरसाई है, ये लाठी तुम्हारी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। बीजेपी आगे की राजनीति सोचकर चलती है। बिहार में इस साल नहीं, अगले साल चुनाव है, वहां के लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। झारखंड में इसी साल इलेक्शन है, वहां की स्ट्रेटेजी का ग्राउंड टेस्ट किया जा रहा है। ये पहली दफा हमने देखा कि वर्षों के बाद इस प्रकार के आंदोलन को कुचलने का इन्होंने तरीका अपनाया है, बिल्कुल गलत है। और हमें लगता है कि इसकी कीमत हेमंत सोरेन को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की आयु अब मुश्किल से 100 दिनों की है। और जो भी पुलिस पदाधिकारी ने इस प्रकार के काम किया है, उसकी भी जांच होगी। भाई आपको यहाँ क्या बोलते हैं, गेट, कार्यक्रम स्थल पर गेट लगाने का, वायर काटीले तार से गेट लगाने का क्या औचित्य है? चंपई सोरेन अपनी बैरक में लौट गए। आदिवासी वोट बैंक के बंटवारे का प्लान अभी परवान नहीं चढ़ पाया है। झारखंड में भी बीजेपी के लिए पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वोट अहम हो गया है। बिहार में बीजेपी जिस वक्त नई सियासत पर वर्किंग कर रही थी, उस वक्त तेजस्वी यादव अपनी ओल्ड पॉलिटिकल लाइन कैरी कर रहे थे। पटना में मुस्लिम संगठनों के लोग तेजस्वी यादव से मिले। वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव खुलकर विरोध में आ गए हैं। तेजस्वी ये बताना भी नहीं भूल रहे कि नीतीश कुमार वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम संगठनों से मुलाकात की थी। चिराग पासवान भी वक्फ पर मुस्लिम संगठनों से मिल चुके हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी नीतीश कुमार के हवाले से कहते हैं कि वो भी उनके साथ हैं। हम ये समझ रहे हैं और जिन लोगों से बातचीत हो रही है कि वो अपने उस एजेंडे के ऊपर जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा था, वो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हैं। जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे के ऊपर कायम हैं कि हम हर मजहबी अक़लियत को उसके मजहब के ऊपर चलने की मुकम्मल आज़ादी देंगे। वक्फ बिल पर लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने प्रोटेस्ट लीड किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सब का लोड लेकर नहीं चल रहे। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की तैयारियों के लिए गाजियाबाद आए तो बीजेपी के 250 चुनिंदा जनप्रतिनिधियों और सीनियर कार्यकर्ताओं से मिले। योगी ने सबको यही मंत्र दिया कि बीजेपी को अपनी स्ट्रेंथ पर रहना है, 80-20 करके बढ़ना है, बूथ को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। योगी 10 सीटों पर उपचुनाव कैसे लड़ेंगे, ये स्ट्रेटेजी योगी ने एक दिन पहले ही ओपन कर दी थी। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। लेकिन योगी को अभी पिछड़ा और अति पिछड़ा का चैलेंज सॉल्व करना है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। अखिलेश ने यादव कैंडिडेट कम उतारे थे और पिछड़ा वर्ग की अन्य जातियों को ज्यादा टिकट दिए थे। पीडीए फॉर्मूला बनाकर अखिलेश ने दलित कैंडिडेट भी उतारे।
नतीजा ये हुआ कि कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, बिंद, निषाद और नोनिया जैसी कई जातियां बीजेपी से दूर और सपा के पास चली गई। खटी, जाटव और पासी जैसी जातियां भी अखिलेश की तरफ शिफ्ट हो गई। हरियाणा में फुल जाति चल रही है। जाट और नॉन जाट वाली सियासत पीछे छूट चुकी है। हरियाणा की न्यू पॉलिटिक्स में हर जाति को अपना हिस्सा चाहिए। ब्राह्मण अलग, गौड़ ब्राह्मण अलग, जाट अलग, गुर्जर अलग, वैश्य अलग, यादव अलग, लोध अलग, सैनी अलग, शाक्य अलग, पंजाबी अलग, राजपूत अलग, दलित अलग। 90 के दशक में जब मंडल आया तो हरियाणा में पिछड़ों के नेता बने चौधरी देवीलाल। जाट भी थे और पिछड़ों के नेता भी थे। फिर धीरे धीरे अन्य जातियों के पिछड़े जाट से अलग हुए। बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ किया। पिछड़ी जातियों के दमदार सपोर्ट से बीजेपी 10 साल से सरकार चला रही है। हरियाणा में अब हर जाति अपना नेता ढूंढ रही है। दरअसल जाति वाली पॉलिटिक्स का नुकसान ही यही है। पहले वर्ग का नेता ढूंढा जाता है, फिर जाति का नेता खोजा जाता है। जाति का नेता मिल गया तो उपजातियों के हिसाब से नेताओं की तलाश होती है। टिकट बांटने से लेकर मंत्री बनाने तक सब चीज में जाति देखी जाती है। नहीं, जाट नॉन जाट तो तुम्हारी क्रिएशन है। छत्तीसगढ़ दी भाई, कांग्रेस का नीति है, ना जात पर ना हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे। कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। नहीं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी।